हेलो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपकी नलियों में एंजियोग्राफी में जो ब्लॉकेज का परसेंटेज आया है सिर्फ वही हार्ट अटैक के रिस्क को प्रेडिक्ट करता है? बहुत सारे ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो ब्लॉकेज के परसेंटेज के बियॉन्ड भी आपके हार्ट अटैक को या बीमारी के बढ़ने के रिस्क को प्रेडिक्ट करते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। कई कम परसेंटेज वाले ब्लॉकेज भी ज़्यादा डेंजरस होते हैं जो कि दूसरे फैक्टर्स की वजह से ज़्यादा हार्ट अटैक करवा सकते हैं। आज हम इन सारे फैक्टर्स पर भी डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली ब्लॉकेज का परसेंटेज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हार्ट अटैक को प्रेडिक्ट करता है, लेकिन कई दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो इस रिस्क को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने का पर्पज़ ये है कि हम इन पर भी फोकस करें और अपने हार्ट अटैक के रिस्क को कम करने का प्रयास कर सकें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज़ है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा लोगों को हेल्दी बनाना, और इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, कंटेंट्स को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करके, टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बातें, कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स और स्टडीज़ के बारे में भी आपको बताऊंगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ ये हेल्थ का सफ़र। बेसिकली परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लाक की वल्नरेबिलिटी, यानी कि जो प्लाक के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, चूंकि जो कोलेस्ट्रॉल का जो कचरा होता है या प्लाक होता है उसको रक्त नली के ब्लड सप्लाई से या बाकी चीज़ों से सेपरेट रखता है। ये पतली मेम्ब्रेन जिसे फाइब्रस कैप बोलते हैं, ये कितनी पतली है, कितनी मोटी है और कितना प्रोटेक्टिव है, ये काफ़ी हद तक डिसाइड करती है कि वो प्लाक स्टेबल है या अनस्टेबल। अगर प्लाक अनस्टेबल हो जाए तो वो रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से अंदर का जो कचरा एक तरह से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है और हार्ट अटैक आता है। अगर किसी व्यक्ति के कोलेस्ट्रॉल का प्लाक ऊपर से पतला है, यानी उसकी मेम्ब्रेन पतली है और अंदर कोलेस्ट्रॉल या लिपिड ज़्यादा भरा हुआ है, वैसे लोगों को रप्चर होने का चांस ज़्यादा है, वैसे लोगों को हार्ट अटैक आने का चांस ज़्यादा है। किसी व्यक्ति का अगर ब्लॉकेज पुराना है तो भले वो 70-80-90% का भी ब्लॉकेज हो, अगर वो स्टेबल ब्लॉकेज है और ऊपर उसका फाइब्रस कैप जो है मोटा है, अंदर कोलेस्ट्रॉल कम, कैल्शियम ज़्यादा या सेल्स ज़्यादा है, तो वहाँ पे हार्ट अटैक आने का चांस सेम परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज में भी कम होगा। यानी कि सेम परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज में अलग अलग लोगों में कोलेस्ट्रॉल उस ब्लॉकेज के अंदर कितना है और उसमें फाइब्रस जो कैप है ऊपर की या जो ऊपर की जो मेम्ब्रेन है वो कितनी सख्त या नर्म है, ये काफ़ी हद तक डिसाइड करती है कि उसमें हार्ट अटैक आएगा नहीं। ऑब्वियसली इसको मेजर करना डायरेक्टली ईजी नहीं है और एंजियोग्राफी में पता नहीं चलता कि ये कोलेस्ट्रॉल की जो ऊपर की जो परत है, मेम्ब्रेन है, वो पतली है मोटी। इसको टेस्ट करने के लिए दूसरे एडवांस टेस्ट आते हैं जो कि अपने आप में बहुत कॉस्टली होते हैं, तो इसलिए वो सारी चीज़ों पर हम डायरेक्टली हर केस में कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये समझना ज़रूरी है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, जिसकी वजह से अगर दो लोग को 90% ब्लॉकेज है तो एक व्यक्ति जिसका फाइब्रस कैप पतला है उसको रिस्क होगा ज़्यादा, और दूसरे व्यक्ति जिसका कोलेस्ट्रॉल कैप मोटा होगा उसको हो सकता है वही 90% ब्लॉकेज में कभी या बहुत सालों तक तो हार्ट अटैक ना आए, ऐसा हो सकता है। तो डेफिनेटली जो कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज है उसका फाइब्रस कैप कितना मोटा या पतला है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि प्लाक रप्चर की टेंडेंसी और हार्ट अटैक के रिस्क को प्रेडिक्ट करता है। 2019 में जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहां पर बताया गया था कि जिन लोग का फाइब्रस कैप थिन होता है उनको हार्ट अटैक होने का रिस्क 4 गुना ज़्यादा होता है। कई पेशेंट्स उनको पूछते हैं कि मेरे दोस्त का 70-80% ब्लॉकेज था, उसको इतने साल तक दिक्कत नहीं आया जबकि इसमें इतना दिक्कत आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेजेस उनमें से एक फैक्टर ज़रूर है, लेकिन वो ओनली फैक्टर नहीं है। डेफिनेटली अगर किसी को 70% ब्लॉकेज है तो उसको हार्ट अटैक का रिस्क कम होगा, 90 या 95% ब्लॉकेज है तो रिस्क ज़्यादा होगा। ये डेफिनेटली एक सच है, लेकिन यही सच है और यही एकमात्र सच है ऐसा नहीं है। 90-95% वाले ब्लॉकेज वाले पेशेंट में ब्लड सप्लाई के लिए जगह कम रहेगी, उसमें घर्षण ज़्यादा होगा तो प्लाक रप्चर होने के चांस डेफिनेटली ज़्यादा होंगे। लेकिन प्लाक कैसा नेचर का है वो भी काफ़ी हद तक डिसाइड करेगा कि ब्लॉकेज में अटैक आएगा नहीं। यानी फॉर द सेम लेवल ऑफ ब्लॉकेज की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जो प्लाक की थिकनेस है और उसकी मेम्ब्रेन की थिकनेस है वो काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगी। अलग अलग परसेंटेज की हम बात करें कि कोई 40% की ब्लॉकेज की बात कर रहे हैं, कोई 90% की बात कर रहे हैं, तो फिर ये कंपैरिजन उतना होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि 90% वाले ब्लॉकेज में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ब्लड ज़्यादा घर्षण करेगा, जगह कम होगी तो रिस्क ज़्यादा होगी। हालांकि ये भी सच है कि जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में एक आर्टिकल में दिखाया गया था कि 50% जो हार्ट अटैक आते हैं वो 70% से कम ब्लॉकेज वाले पेशेंट में आते हैं। इसलिए 70% से कम ब्लॉकेज वाले पेशेंट को ये बिल्कुल नहीं सोच लेना चाहिए कि मेरा 70% से कम है तो कभी अटैक नहीं आएगा। अगर किस्मत खराब है और उसमें अंदर इन्फ्लेमेशन या प्लाक रप्चर हो जाता है तो अटैक आ सकता है।
इसलिए पूरी तरह से उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि जो ट्रीटमेंट का डिसीजन है वो 70 से ज़्यादा बड़े ब्लॉकेज में आता है, यानी कि जब आप स्टेंटिंग करते हो या बाईपास करते हो तो वो 70 से ऊपर वाले ब्लॉकेज में करते हो। ट्रीटमेंट दवा गोली के माध्यम से या लाइफस्टाइल चेंजेस के माध्यम से वो 70 से कम वाले ब्लॉकेज में भी करना पड़ेगा। इसके अलावा प्लाक में कितनी सूजन या इन्फ्लेमेशन है ये भी प्रेडिक्ट करता है कि हार्ट अटैक का दर कितना है। यूरोपियन हार्ट जर्नल में 2021 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बताया था कि जिन प्लाक्स में हाई इन्फ्लेमेशन या सूजन होती है उसमें हार्ट अटैक होने का रिस्क 3 से 5 गुना ज़्यादा होता है। इसके अलावा लेशन कहाँ पर लोकेटेड है वो भी इंडिकेट करता है कि उसमें हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा होगा या हार्ट अटैक के बड़े होने का रिस्क ज़्यादा होगा। जो ब्लॉकेजेस मेन नलियाँ जैसे कि प्रॉक्सिमल लेफ्ट एंट्री डिसेंडिंग आर्टरी में होता है वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ब्लड का बहाव जो ब्लॉकेज को झेलना पड़ता है वो भी ज़्यादा होता है। तो वैसे में सेम परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज के लिए भी हार्ट अटैक होने का दर भी ज़्यादा होगा और हार्ट अटैक से होने वाला डैमेज भी ज़्यादा होगा क्योंकि वो नली ज़्यादा एरिया को सप्लाई कर रही है। सर्कुलेशन में 2020 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बताया था कि जो प्रॉक्सिमल लेशन है जैसे कि नली जहाँ चालू होती है वहाँ पे जो ब्लॉकेजेस होते हैं उसमें 60% तक ज़्यादा रिस्क होता है हार्ट अटैक का एज कम्पेयर टू वही ब्लॉकेज या उतने ही परसेंटेज का ब्लॉकेज अगर डिस्टल पे हो या नली जहाँ खत्म हो रही है वहाँ पर हो। यही कारण है कि कई डिस्टल ब्लॉकेजेस को हम अक्सर ट्रीट किए बिना भी छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें कंपैरेटिवली हार्ट अटैक होने का रिस्क कम होता है, जीरो नहीं होता पर कम होता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं और बहुत फैली हुई बीमारी है तो वहाँ पे हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा होगा। इस मामले में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया था कि जो लोग को मल्टी वेसल डिजीज होता है उनको हार्ट अटैक होने का रिस्क 2 गुना ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एक नली का ब्लॉकेज है। तो इसके अलावा जो ब्लॉकेज अगर फंक्शनली सिग्निफिकेंट है जैसे कि फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व टेक्निक या IFR टेक्निक से कंफर्म होता है कि जो ब्लॉकेज क्रिटिकल है और उसमें फ्लो लिमिटेशन है वहाँ पे हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा है। ये फंक्शनल टेस्टिंग के द्वारा पता कर सकते हैं पर ये थोड़ा सा इन्वेजिव टेस्टिंग है, हर केस में नहीं करते हैं और इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि किसको स्टेंटिंग की आवश्यकता है। जहाँ सिग्निफिकेंट FFR पॉजिटिव आता है वहाँ स्टेंट करना चाहिए, जहाँ नहीं आता है वहाँ आप अवॉइड कर सकते हो। FFR क्या होता है, IFR क्या होता है, इस पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियोस किए हैं जो कि हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि किसको हार्ट अटैक आएगा या नहीं। डायबिटिक वाले पेशेंट्स को या जिनको इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है वैसे लोग को हार्ट अटैक आने रिस्क ज़्यादा होता है, उनको प्लाक रप्चर होने का रिस्क ऑलमोस्ट 50% तक ज़्यादा रहता है। ऐसा जामा में एक आर्टिकल में 2020 में दिखाया गया था। इसके अलावा अगर किसी ब्लॉकेज में कैल्शियम जमा हो गया तो वो कंपेरेटिवली स्टेबल होने का चांस है। अगर किसी व्यक्ति की बॉडी में HSCRP लेवल्स या इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स या लाइपोप्रोटीन लिटिल a ये मार्कर्स अगर ज़्यादा हैं तो प्लाक के अनस्टेबल होने का और हार्ट अटैक ज़्यादा होने का रिस्क उसमें ज़्यादा है। इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस भी डिसाइड करती हैं। अगर किसी व्यक्ति को बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स है जैसे BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर या बॉडी में इन्फ्लेमेशन होना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल का होना, स्मोकिंग करना, ये सारे रिस्क फैक्टर्स भी हार्ट अटैक के रिस्क को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और हर रिस्क फैक्टर पर हमें वर्क करना होता है यदि हम हार्ट अटैक के रिस्क को कम करना चाहते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि सिर्फ परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज एकमात्र फैक्टर नहीं है जो डिसाइड करता है हार्ट अटैक होगा, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स पर भी आपको फोकस करना पड़ता है। ये सारे फैक्टर्स पर जब आप फोकस करोगे तभी आप ओवरऑल हार्ट अटैक के रिस्क को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसके होने के रिस्क को कम कर सकते हैं। आज के टॉपिक में यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स का भी कंसेप्ट अगर आपको यूजफुल लगता है तो उसे शेयर करिए। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। इसलिए कंटेंट देखते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए।